Hello friends, this is Farhan Beg. Today's our topic is a new conservatism after 1850. अभी तक हम कंजर्वेटिज्म की बात कर रहे थे और हम कंजर्वेटिज्म को काफ़ी हद तक समझ भी चुके हैं। ये क्या है? रूढ़िवादी ख्यालात, यानी कि ये लोग क्या है, चेंजेस नहीं चाहते हैं, बदलाव नहीं चाहते हैं। पर अब हम पढ़ेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म के बारे में भी। दोनों के डिफरेंस को हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं कि कंजर्वेटिज्म है क्या। ठीक है। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द नेपोलियन इन 1815, 1815 में नेपोलियन की डिफीट के बाद यूरोप के अंदर वापस से क्या होता है, कंजर्वेटिज्म की जो विचारधारा है वो फिर से प्रबल हो जाती है, पनपने लगती है। कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे? ये चाहते हैं कि वापस से जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट एंड सोसाइटी के, वो स्टैब्लिश हो। समझिए, मतलब कि मोनार्की, जो पहले राजा और उसका शासन होता था, उस तरीके का सिस्टम, यानी कि ऑटोक्रेटिक शासन जो राजा का होता था, राजा अपनी मनमानी करे, कोई पार्लियामेंट के रूल्स नहीं, कुछ नहीं, उस तरीके का शासन वापस आए। पहली चीज़ कंजर्वेटिव्स ये चाहते थे। दूसरी बात, द कंसेप्ट चर्च, यानी कि चर्च जो है वो सबसे ऊपर है। चर्च में कौन लोग रूल करते थे? क्लर्जी क्लास। क्लर्जी में कौन कौन? जैसे कि आपके पोप्स हैं, ये सब लोग किस में आते हैं? क्लर्जी क्लास में आते थे, जो चर्च में प्रेस्ट वगैरह होते हैं। तो ये क्या चाहते थे कि सोशल हायरार्की बनी रहना चाहिए। सोशल हायरार्की से मतलब समझते हैं? मतलब कि पहले सबसे ऊपर हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, आपके क्लास 9th में, सबसे ऊपर पहले कौन सा होता था? क्लर्जी क्लास, फिर नोबिलिटी क्लास होता था, फिर थर्ड स्टेट के लोग होते थे। ठीक है, जो कि आम आदमी हुआ करते थे। ये सोशल हायरार्की जो है, ठीक, जो ऑर्डर है, ये बने रहना चाहिए, इसमें कोई चेंज ना आए। ये कंजर्वेटिव्स लोग चाहते थे। और चाहते थे प्रॉपर्टी, जो लोगों की प्रॉपर्टी थी, वो उस पर अधिकार होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ राजा का। यानी कि नेपोलियन ने क्या किया था? फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, प्रॉपर्टी लोगों की वापस दे दी गई थी। ये चाहते थे प्रॉपर्टी आपकी जो जो भी है उस पर सिर्फ और सिर्फ राजा का अख्तियार होना चाहिए, राजा जिसकी चाहे प्रॉपर्टी जब चाहे वो जब्त कर ले। ये कंजर्वेटिव चाहते थे। द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। फैमिली शुड बी प्रिजर्व से मतलब ये है कि जो पहले पुराना सिस्टम चल रहा था, जैसे स्पेशल राइट बाय बर्थ जो दिए जाते थे फैमिलीज़ को, जो नोबल या क्लर्जी क्लास के लोग होते थे, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, वापस से उनके राइट्स उनको देना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव्स थे, वो क्या चाहते थे? वो इस पॉलिसी को प्रपोज नहीं कर रहे हैं। वो चाहते थे कि जो पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले काम चल रहा था, जिस तरीके की सोसाइटी बनी हुई थी, अब ये लोग नहीं चाहते कि उस तरीके की सोसाइटी वापस से आए। बल्कि ये लोग चाहते थे कि मॉडर्नाइजेशन, जो चेंजेस लाए गए थे नेपोलियन के द्वारा, नेपोलियन के टाइम पे, उसको वापस से रिस्टोर किया जाए। उससे क्या होगा कि मोनार्की जो है, जो आपकी राजा की का रूल है, या पुराने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको और बल मिलेगा, वो और मजबूत होंगे अगर हम नेपोलियन की मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को रिस्टोर करते हैं, वापस से उनको लागू करते हैं। ठीक है, उनको चलाते रहते हैं। तो इससे क्या होगा? जो इंस्टीट्यूशंस हैं आपके पुराने, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होगा? जो देश है हमारा फ्रांस, उसकी जो पावर है वो और ज़्यादा बड़े इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, यानी ये लोग चाहते थे अब आर्मी क्या हो? मॉडर्न हो, बंदूकें, तोपें, ये सब चीज़ें जो हैं वो इससे लैस हो। और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी से मतलब जो आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं वही पूरे देश को संभालते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी, वो जो लॉबी है, वो और ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, और ज़्यादा मतलब काबिल होना चाहिए। डायनेमिक इकनॉमी, एक डायनेमिक इकनॉमी होना चाहिए, यानी कि जैसे जिस तरीके से नेपोलियन ने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए थे। ठीक है, 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बना था, उनके बीच में क्या किया था उसने कि कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होगा, टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, जिससे कि व्यापार करने में लोगों को आसानी हो। इससे इकनॉमी बहुत तेज़ी से बूम कर जाती है, आगे बढ़ती है। और एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, यानी कि फ्यूडलिज्म का खात्मा करें। जो ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था, सामंतशाही चल रही थी, उसको ख़त्म करें। और कृषि दास्ता, सर्वडोम, मतलब जो किसानों को पहले गुलाम बना के रखा जाता था, उस सिस्टम को ख़त्म करिए। इससे क्या होगा? जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। तो इसलिए ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी अगर आप नेपोलियन की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को रिस्टोर करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है। इन 1815, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स,
ब्रिटेन, रशिया एंड प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये 4 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूरोपियन पावर्स के, जिन्होंने मिलकर हराया था नेपोलियन को वाटरलू वाले युद्ध में। ठीक है, ये मिलते हैं वियना के अंदर। अभी मैं मैप में आपको दिखाऊंगा वियना कहाँ पर है। ठीक है, वियना में मिलते हैं ये लोग और यूरोप के सेटलमेंट की बातचीत यहाँ पर शुरू हो जाती है। ये जो कांग्रेस है, ये जो कॉन्फ्रेंस यानी हो रही है, इसका मकसद क्या है मिलने का, कि यूरोप का सेटलमेंट करना। ठीक है, और इसको होस्ट कौन कर रहे थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर यानी कि प्राइम मिनिस्टर ड्यूक मेटरनिक। जो ऑस्ट्रिया एक स्टेट है, उसके चांसलर हैं ड्यूक मेटरनिक, वो इसको लीड कर रहे थे। अब ये सारे जो डेलीगेट्स मिल रहे थे, जितने भी ऑफिसर्स यहाँ मिल रहे थे, उनका मिलने का सिर्फ एक मकसद था। वो ये था, वियना के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होती है, इनका मिलने का सिर्फ एक ही मकसद था कि नेपोलियन के ज़माने में जो भी चेंजेस लाए गए हैं, जो नेपोलियन ने जितने भी वॉर किए थे और अपने अंडर में सारी टेरिटरीज ले रखी थी, उन सबको वापस से क्या करो, अपने अपने राज्यों में मिला लो। ठीक है, वो चेंजेस को बदल दो सारे जो नेपोलियन ने किए थे। और जो बॉर्नबॉन डायनेस्टी थी, लुई 16 की जो डायनेस्टी थी, उसका जो उसके वंशज हैं, उनको वापस से गद्दी पर लेकर आओ। ये सभी यूरोपियन स्टेट्स ने मिलकर फ्रांस में जो राजा थे उसको मतलब बॉर्नबॉन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनको वापस से रिस्टोर किया उनकी गद्दी पर, फ्रांस की गद्दी पर। ठीक है, अब क्या होता है, और फ्रांस ने जो भी टेरिटरीज नेपोलियन के ज़माने में जीती थी उन सबको वापस ले लो। ये सब इन्होंने इस मीटिंग के अंदर योजना बनाई। अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप अपॉन द बाउंड्रीज टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। एक पूरी सीरीज बना दी गई थी फ्रांस के इर्द गिर्द, जिससे कि आगे फ्रांस का एक्सपेंशन ना बढ़े। यहाँ पे आप मैप में देखिए, आपको समझ आएगा। ये देखिए, ये है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के नॉर्थ में इन्होंने सेट कर दिया नीदरलैंड, बेल्जियम को। ठीक है, और इसके साउथ में इन्होंने क्या किया, यह है साउथ यहाँ पे। ठीक है, पिएडमोंट दिख रहा है, लिखा हुआ आपको पिएडमोंट। ठीक, यह है पिएडमोंट। यहाँ पे इन्होंने जेनुआ करके एक स्टेट बना दिया छोटा सा। ठीक है, जो कि बफर स्टेट का काम करेंगे। आगे कभी भी फ्रांस अगर अटैक करेगा यूरोपियन कंट्रीज़ में, यहाँ पर कहीं पे भी किसी के ऊपर, तो ये बफर जोन्स बने हुए हैं, बफर स्टेट बने हुए हैं। जैसे नेपाल को आप मान लीजिए, इंडिया के लिए बफर स्टेट का काम करता है। अगर चाइना पहले अटैक करेगा हिमालय क्रॉस करके, तो क्या होगा, पहले नेपाल में दाखिल होगा। जब तक हम सतर्क हो जाएंगे, हमें टाइम मिल जाएगा अपनी तैयारी करने का। इसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने बफर स्टेट बना दिए गए थे, एक ये और एक ये। ठीक है, जिससे कभी भी फ्रांस आक्रमण करने की अगर सोचे तो बफर जोन यहाँ पर बने हुए हैं। और इन सब जितने भी पीछे के जो कॉन्फेडरेशन वाले जितने भी राज्य हैं या देश हैं, इन सबको संभलने का मौका मिल जाएगा अपनी तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 बड़ी पावर्स थी। एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ये यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम आज ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, या ठीक उस ज़माने ये ब्रिटेन था। ठीक है, ये आपका जो है प्रोशिया है, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है, काफ़ी बड़ा था ये पूरा ऑस्ट्रियन एम्पायर। ठीक है, ये प्रोशिया और ये रशिया यहाँ पे छोटा सा दे रखा है। ये यूरेशिया वाला पार्ट इस मैप में दिखाया गया। वैसे रशिया आधे से ज़्यादा 75% एशिया के अंदर है, तो वो पोर्शन इसमें दिखा नहीं रखा है। ठीक है, मैप के अंदर। तो ये सब क्या था, ये चल रहा था। तो इसमें यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसमें ये मकसद था कि भैया फ्रांस की जो ताकत है उसको वहीं पे रोक दिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए। और जो हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो यहाँ पे हुई थी फ्रांस, ये वियना के अंदर, इस मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने आपको इसलिए मैप से बताया कि आप उसको बारीकी से समझ पाए। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा था। अच्छा, इन सब का मेन मकसद क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि कुछ सारे जो पार्ट थे वो इन्होंने क्या किया था, रशिया को दे दिए थे। जैसे हम अगर बात करें तो प्रूशिया का कुछ हिस्सा इन्होंने क्या किया था, ये वाला जो सैक्सोनी है, यहाँ देख लीजिए, ये वाला हिस्सा प्रूशिया को दे दिया गया था, ये प्रूशिया है। ठीक है, पोलैंड का कुछ हिस्सा जो है ये रशिया को दे दिया गया था, रशिया इधर है मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कंट्रोल जो नॉर्दर्न इटली है, जैसे लोम्बार्डी वाला जो एरिया है, इसका पूरा एरिया का कंट्रोल ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था, ऑस्ट्रियन एम्पायर को दे दिया गया था। ठीक है, तो अभी वैसे ये इटली यहाँ पर लिखा दिख नहीं रहा है क्योंकि ये 1815 का मैप है, और बाद में इटली का यूनिफिकेशन होता है 1848 के बाद। ठीक है, तो वो आपको मैं आगे समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इटली ये यूनिफाइड कैसे हुआ, बहुत अच्छे से डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब कंट्रोल
थोड़ा थोड़ा किसको दे दिया गया था, ऑस्ट्रियन एम्पायर को। इस तरीके से इन लोगों ने जो टेरिटरी कैप्चर की गई थी फ्रांस के द्वारा नेपोलियन के टाइम पे, वो सारी आपस में इन्होंने बांट ली थी। और इन सब का एक ही मकसद था कि जो मोनार्कियल सिस्टम नेपोलियन ने उखाड़ फेंका था उस सबको वापस से रिस्टोर करना और कंजर्वेटिव ऑर्डर को वापस से लेकर आना, ये इन सब का इस कॉन्फेडरेशन का मतलब था। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 फॉर ऑटोक्रेटिक, जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स सेटअप किए गए थे 1815 में, ये कहते थे सभी निरंकुश थे, ये बिल्कुल भी अपने खिलाफ कोई भी आवाज़ उठना या सुनना या कोई भी सवाल पसंद नहीं करते थे। किसी भी तरीके की आलोचना या कोई भी असहमति सरकार से इनको पसंद नहीं थी। आप सरकार की किसी भी वैधता लेजिटिमेसी पर यानी कि वैधता पर जो क्वेश्चन नहीं, सवाल नहीं उठा सकते। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, और ज़्यादातर सब पे क्या कर दिया गया था, सेंसरशिप यानी कि पाबंदी लगा दी गई थी किस पे, न्यूज़पेपर पे। यानी कि आप जो न्यूज़पेपर है उसमें सरकार के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते, बुक्स में कुछ सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते, प्लेज में और सॉन्ग्स में कहीं पर भी आप उन यादों को ताज़ा नहीं करा सकते जो कि लिबर्टी या फ्रीडम से जुड़ी हुई थी, जो कि एसोसिएटेड थी किस ज़माने से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ज़माने से एसोसिएटेड थी। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। अभी तक जो मेमोरीज थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वो लोगों के दिल दिमाग से गई नहीं थी। One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press। जो नया जो मेजर इशू था नेशनलिस्ट, लिबरल नेशनलिस्ट का, वो क्या था कि ये सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे कंजर्वेटिव ऑर्डर के उस एक्ट को जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को रोकता था। यानी कि आप जो न्यूज़पेपर की आज़ादी है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। बोलने की जो आज़ादी है, जो अपनी बात है, आप सरकार के खिलाफ अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो अखबार के माध्यम से ही कहेंगे, तो उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये उस ज़माने का एक कैरिकेचर है, कैरिकेचर मतलब कार्टून होता है। ये डेपिक्ट कर रहा है एक क्लब को, क्लब ऑफ थिंकर्स है ये, ठीक है। यानी कि एक ऐसी सोच वाले लोग हैं जो सोच तो सकते हैं बहुत लंबे समय तक, लेकिन सरकार के कोई किसी भी एक्ट के खिलाफ बोल नहीं सकते। ये दर्शा रहा है, डेपिक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे लगी हुई है तख्ती, एक प्लेक लगी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कितने लंबे समय तक सोच सकते हैं, यहाँ बैठकर सोचिए, लेकिन बोल नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी एक यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लगी हुई है तख्ती, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या बोल रहे हैं इसमें, ये बोल रहे हैं टू अवॉइड साइलेंस इज़ द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्न सोसाइटी। जो खामोशी है वो पहली कमांड है इस सोसाइटी की। To avoid the eventuality whereby a member of this club may succumb to the temptation of speech, muzzles will be distributed to members upon entering। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके का प्रलोभन यानी कि लालच, बोलने का लालच, ठीक है, सरकार के खिलाफ या किसी भी उसके एक्ट के खिलाफ बोलने के लालच से शिकार होने से बचने के लिए आप अपने मुंह पे मसल्स यानी कि जो पट्टे सबने लगा रखे हैं, जैसे कि गाय वगैरह के जो बछड़े होते हैं उनके आपने मुंह पे अक्सर देखा होगा, इस तरीके के मसल्स लगे हुए होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे इस क्लब के अंदर दाखिल होने से पहले ही लोगों को, कि आप कुछ भी खिलाफ नहीं बोल सकते सरकार की। ये इस तरीके के यहाँ पे मसल्स लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।